नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 26 तक पढ़ लिया था। भाग 26 में आपने अप्रभावी रूप से अंशांगत समस्त रोगों के बारे में पढ़ लिया था जिनके जीन काई गुणसूत्र पर उपस्थित होते थे। अब हम आते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। भाग 27 जो कि इस अध्याय 5 का आखिरी भाग होगा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के उत्परिवर्तन द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। यह भाग इस अध्याय का आखिरी भाग होगा। बहुत दिन से आप लोगों का इंतजार था कि कितना लंबा जा रहा है यह चैप्टर, मैं क्या कर सकता हूं जब टॉपिक ही ज़्यादा है। कोई टॉपिक छोड़ दूंगा तो आप कमेंट में कहोगे कि सर आपने टॉपिक छोड़ दिया है। चूँकि चैप्टर्स बड़े हैं इसलिए टाइम तो लगेगा ही, और हमें समझाना सही तरीके से, हमें सिर्फ कोटा पूरा नहीं करना है, इसलिए टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपने पढ़ा था कि जो आनुवंशिक रोग हैं उनको दो मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं, कायिक गुणसूत्रों में उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा, और दूसरा लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा। ये आपने लिखा था, ठीक है। ऐसे रोग जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं। आपको पता भी है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। एक होता है X और दूसरा होता है Y। दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में पाया जाता है X और Y, वहीं मादा में दोनों गुणसूत्र XX होती हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, X और Y। नर में X और Y पाए जाते हैं और मादा में दोनों गुणसूत्र XX पाई जाती है। अब ऐसे रोग जिनके जीन X गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, X गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, ऐसे जीन जिनके जो X गुणसूत्र पर उपस्थित हैं और रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, X सहलग्न रोग। ऐसे जीन जो Y गुणसूत्र पर उपस्थित हैं और रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे Y सहलग्न रोग। और ऐसे जीन जो X और Y दोनों गुणसूत्र पर उपस्थित हैं और रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, XY सहलग्न रोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ये गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र पर तो जीन होगा ना। अगर इन पर उपस्थित कोई जीन उत्परिवर्तित हो जा रहा है और उससे रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे X सहलग्न रोग। अगर Y गुणसूत्र पर उपस्थित कोई जीन है, अगर उसमें उत्परिवर्तन हो रहा है, तो उससे संबंधित रोग को हम कहेंगे Y सहलग्न रोग। और अगर दोनों पर गुणसूत्रों पर उपस्थित कोई जीन दोनों पर ही अगर उत्परिवर्तित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे XY सहलग्न रोग। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ X गुणसूत्र यानी X सहलग्न रोगों के बारे में ही पढ़ना है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। बस हमने जानकारी दी आपको, ठीक है। आपको सिर्फ कक्षा 12 में X सहलग्न रोगों के बारे में पढ़ना है। अब एक पॉइंट और आता है कि X सहलग्न जीन क्या होता है। X सहलग्न जीन क्या होता है, X लिंक्ड जीन। तो वही बात, जो जीन X गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, लेकिन यहां पर एक सावधानी रखनी है। ऐसे जीन जो दैहिक लक्षणों मतलब शरीर के अन्य लक्षणों का, लिंग को छोड़ के, नर होगा मादा होगा, इसका निर्धारण छोड़ के किसी अन्य दैहिक लक्षण का निर्धारण करते हो, यानी ऐसे जीन जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करता है वह लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र पर
पाया जाता है। बात यहाँ पर ये है ना कि जो दैहिक लक्षण है ना, ये दैहिक लक्षण शरीर को बनाने वाले लक्षण ये तो पाए जाएंगे दैहिक गुणसूत्र पर, जो 44 गुणसूत्र पाया जाता है। इनसे संबंधित यानी दैहिक लक्षणों से संबंधित जो जीन होने चाहिए वो पाए जाने चाहिए दैहिक गुणसूत्र पे, लिंग गुणसूत्र पे तो नहीं पाए जाने चाहिए, क्योंकि लिंग गुणसूत्र का काम है लिंग का निर्धारण करना, शरीर का नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे जीन होते हैं जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ऐसे जीन को ही कहा जाता है सहलग्न जीन, एक्स सहलग्न जीन या लिंग सहलग्न जीन। ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न जीन। इसी में सब आ जाएंगे, एक्स सहलग्न, वाई सहलग्न और एक्स वाई सहलग्न। ऐसे जीन बताइए, सेक्स लिंक्ड जीन क्या होता है? लिंग सहलग्न जीन क्या होता है? लिंग सहलग्न जीन यानी लिंग गुणसूत्र पर जीन है लेकिन वो दैहिक लक्षण का निर्धारण कर रहा है, शरीर का किसी लक्षण का निर्धारण कर रहा है। ऐसे जीन जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करता है और लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, ऐसे जीन को हम एक्स सहलग्न जीन कहते हैं और ऐसे लक्षण को एक्स सहलग्न लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। याद करिए, ऐसे जीन जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं किंतु लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, क्या कहलाएगा? लिंग सहलग्न जीन। क्लियर है? लिंग सहलग्न जीन कहलाता है। तथा ऐसे लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो लक्षण हैं जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न लक्षण यानी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, और इनकी वंशांगति को लिंग सहलग्न वंशांगति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इनकी वंशांगति यानी माता पिता से संतानों में जाना, इनकी वंशांगति को लिंग सहलग्न वंशांगति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है सारी चीजें? लिंग सहलग्न जीन क्या होता है? ऐसे जीन जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं किंतु लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ऐसे जीन को हम लिंग सहलग्न जीन कहेंगे और ऐसे लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशांगति को लिंग सहलग्न वंशांगति कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग, यानी हमें एक्स सहलग्न रोगों के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कौन कौन से रोग हैं जो एक्स सहलग्न है। एक्स सहलग्न रोग के जीन कहाँ होंगे? एक्स गुणसूत्र पर, यानी इससे संबंधित जीन केवल एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। वाई गुणसूत्र पर इनसे संबंधित जीन नहीं पाए जाते हैं। वाई गुणसूत्र पर इनसे संबंधित जीन नहीं पाए जाते। ठीक है, इसलिए से हम एक्स गुणसूत्र या एक्स सहलग्न रोग कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक्स सहलग्न रोग हैं वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस व हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णांधता के बारे में, यानी कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस, शब्द से समझ जाइएगा, कलर आ रहा है, कलर मतलब रंग। इस रोग में व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। है समझ में? इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग में व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं स्पष्ट हो पाता। यानी एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का, उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड पूरी तरीके से ऐसे लाल डॉट डॉट होता है और इसी में बीच में कोई नंबर लिख देंगे ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर है नहीं अभी, अब हम ब्लू से लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्रीन से होता है, ठीक है। कोई नंबर लिख देंगे ऐसे 6, 9। पूछेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या लिखा गया है? अगर ये पढ़ ले जा रहे हो 6, 9 तब तो आप सामान्य हो, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो कि 6, 9 लिखा है कि नहीं लिखा है तो आप कलर ब्लाइंड हो, वर्णांध हो। यानी ऐसे व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, दिखता नहीं है कि उसमें लाल है कि हरा है, कंफ्यूजन होती है। तो वर्णांधता रोग का लक्षण पता चला कि क्या होता है इसका लक्षण, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। और ये किसके कारण होता है? ये एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो कहाँ स्थित होता है? एक्स गुणसूत्र पर। यह रोग अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है जो उपस्थित होता है एक्स गुणसूत्र पर। अब चूंकि अप्रभावी रूप से उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी ये ज़्यादातर किस स्थिति में अपने रोग को पैदा करेंगे? समजात स्थिति, क्योंकि अप्रभावी है। जब दोनों जीन अप्रभावी होगा तभी ये लक्षण प्रदर्शित होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए, जैसे XX क्या है? सामान्य मादा होती हैं, सामान्य मादा में लिंग गुणसूत्र XX होता है। अगर इस X गुणसूत्र पर एक कलर ब्लाइंड का जीन है, अगर एक X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन है, कलर ब्लाइंड का जीन है, वर्णांध का जीन है, और दूसरे पर नहीं है, तो रोग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अप्रभावी है ना। अप्रभावी के लिए दोनों X गुणसूत्र पर ये इसका जीन होना पड़ेगा। जब दोनों जीन होंगे अप्रभावी रूप से तभी ये अपना रोग उत्पन्न कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यानी अगर एक X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन है तो ये क्या कहलाएंगी? ये सिर्फ वाहक कहलाएंगी, यानी कैरियर। कैरियर का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले, कैरियर। यदि दोनों X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन है तभी वह मादा रोगी होगी, ठीक है? आए समझ में? अगर XY है तो सामान्य पुरुष होंगे, सामान्य नर। लेकिन चूंकि नर में एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है, अतः इनके एक ही X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन आ गया तो ये रोगी हो जाते हैं। ये एक डिफरेंस है इनमें और इनमें, ठीक है, याद रखेंगे। अगर वर्णांधता का जीन केवल एक X गुणसूत्र पर है तो मादा वाहक होती हैं, क्योंकि मादा में 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए इनमें रोग उत्पन्न होने के लिए दोनों X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन होना अनिवार्य है। और अगर दोनों पे हो गया, कलर ब्लाइंड का जीन आ गया, तो वो रोगी होंगे। लेकिन चूंकि नर में केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि नर तभी रोगी होंगे जब उनमें X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन होगा, और नहीं होगा तो वे सामान्य होंगे। अब इनकी हम वंशांगति देखते हैं कि इस रोग की वंशांगति कैसे होती है माता पिता से उनकी संतानों में। सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट। वर्णांध पुरुष का विवाह, वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हो तब आइए क्या होता है देखते हैं। वर्णांध पुरुष हैं यानी XCY, वर्णांध पुरुष के लिए तो यही होगा ना, नर पुरुष वर्णांध रोगी, है ना।
तो ये होगा, ये हो गया पुरुष। इनका विवाह होता है सामान्य स्त्री से, यानी X और X सामान्य स्त्री। अब देखिए इनमें युग्मक दो प्रकार का बनेगा, XCY प्रकार का, और इनमें बनेगा एक ही प्रकार का X और X। अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से मिलता है तो क्या बनेगा, XCX। अगर ये इससे मिलती है तो बनेगा XCX। अगर ये इससे मिलता है तो बनेगा XY, और ये इससे मिलते तो बनेगा XY। यानी ये क्या होंगी, वाहक मादा यानी वाहक पुत्री, ये होंगी वाहक पुत्री, और ये होंगे सामान्य नर, ये होंगे सामान्य नर। अतः क्या होंगी, सभी पुत्रियां वाहक व सभी पुत्र सामान्य होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। दे देगा, कहेगा बताइए एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से हुआ है, इनकी संतानों में इस रोग की वंशांगति बताइए। तो आप क्या बताओगे कि अगर वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तो सभी पुत्रियां, जितनी भी पुत्रियां हैं सब वाहक होंगी और सभी पुरुष सामान्य होंगे, पुत्र सभी सामान्य होंगे। क्लियर है बात? केस फर्स्ट हो गया। आइए देखते हैं केस सेकंड। अभी इसको बैक करके नोट कर लीजिएगा जब मैं बोलूँगा, चीज़ों को पहले समझ लीजिए। वंशांगति, यदि वर्णांध पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो तब क्या होगा, आइए देखते हैं। वर्णांध पुरुष हैं यानी XCY, इनका विवाह हो रहा है वाहक स्त्री से यानी XCX से। XCYX युग्मक बनेंगे, ठीक है। अगर ये युग्मक इससे मिलता है तो बनेगा XCXC, अगर ये इससे मिलता है तो बनेगा XCX, ये इससे मिलता है तो बनेगा XCY, अगर ये इससे मिलता है तो बनेगा XY। यानी ये क्या होंगे, रोगी पुत्री, ये होगी वाहक पुत्री, ये होंगी रोगी पुत्र, ये होंगे सामान्य पुत्र। हम क्या लिख सकते हैं, अतः 50% पुत्रियां रोगी, 50% पुत्रियों की बात हो रही है वाहक व 50% पुत्र रोगी, 50% पुत्र वाहक। क्लियर है बातें? हम पुत्रियों को पूरा देखेंगे। दो बनी है 100 में, दो में एक रोगी एक वाहक, यानी 100 में 50% रोगी 50% कैरियर। पुरुष पुत्र में देखिए दो पुत्र हैं, एक रोगी है एक सामान्य, यानी 50% पुत्र रोगी 50% पुत्र वाहक। ये दो केस हो गया। तो पहले लिख लीजिए इतना, फिर उसके बाद हम केस और बताते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सेकंड, लिंग गुणसूत्र में उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। और इसमें लिखेंगे कुछ आनुवंशिक रोग लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। लिखेंगे ऐसे जीन जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं किंतु दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं लिंग संलग्न जीन यानी सेक्स लिंक्ड जीन कहलाते हैं, तथा ऐसे लक्षण लिंग संलग्न लक्षण सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाते हैं, तथा इनकी वंशांगति को लिंग संलग्न वंशांगति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं, एक्स संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण तथा एक्स वाई संलग्न लक्षण। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे एक्स संलग्न लक्षण या एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। इसमें लिखेंगे इनसे संबंधित जीन केवल एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर इनसे संबंधित जीन नहीं पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे इनकी वंशांगति माता से पुत्र में तथा ऐसे लिखेंगे इनकी वंशांगति माता से
उनकी नर संतानों में तथा नर संतानों से उनकी पुत्री में होता है। यहाँ पर इस लाइन को समझिएगा, माता से उनके नर संतान में तथा नर संतान से उनकी पुत्रियों में स्थानांतरित होता है। लिखेंगे उदाहरण, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे, पहला वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें लिखेंगे यह एक एक्स सहलग्न जीन, ऐसे लिखेंगे, यह एक एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता और इस रोग से संबंधित जीन अप्रभावी होता है जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। लिखेंगे स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि स्त्रियां तभी इस रोग से पीड़ित होंगी जब दोनों X गुणसूत्र पर इस रोग से संबंधित जीन होगा, किंतु पुरुषों में केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है। अतः पुरुष के एक X गुणसूत्र पर यदि वर्णांधता का अप्रभावी जीन है तो पुरुष रोगी होते हैं, जबकि स्त्रियों में यदि सिर्फ एक X गुणसूत्र पर वर्णांधता का अप्रभावी जीन है तो स्त्रियां वाहक होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में भी आता है, नीट में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, कंपटीशन में तो आया है, मैंने देखा है। सिंपल सा क्वेश्चन, इस रोग में होता क्या है? वर्णांधता में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती। बताइए भैया, रेलवे में ट्रेन को रोकना है, चलाना है, लाल और हरे रंग का ही इशारा दिया जाता है। ट्रैफिक में लाल, हरे और पीले रंग का काम होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो वर्णांधता से ग्रसित हैं उन्हें रेलवे, ट्रैफिक पुलिस या ऐसी जगह जहां पर लाल हरे रंग का काम होता है उन्हें नौकरी नहीं दी जाती। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि वे व्यक्ति बताइए जिन्हें रेलवे और या ऐसे कह सकते हैं कि वर्णांध पुरुष को रेलवे व ट्रैफिक पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वे लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वर्णांधता का जीन व उनका प्रभाव। वर्णांधता का जीन व उसका प्रभाव ऐसे लिखेंगे। XX क्या है? सामान्य मादा, अभी जो लिखवाए थे। XCX क्या है? वाहक मादा यानी कैरियर। और XY क्या है? सामान्य नर, नहीं अभी नहीं। XC क्या है? रोगी मादा। XY क्या है? सामान्य नर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं XCY क्या है? रोगी नर। ठीक, बस इतना लिख लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे वर्णांधता की वंशांगति। वर्णांधता की वंशांगति। अब इसमें लिखेंगे केस फर्स्ट, वर्णांध पुरुष का विवाह यदि सामान्य स्त्री से हो तब, नोट कर लीजिए इतना तक। फिर दूसरा लिखेंगे केस सेकंड, यदि वर्णांध पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो तब, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। अब आता है केस थर्ड, यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो तब क्या होगा? केस थर्ड, यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो तब। सामान्य पुरुष है यानी XY, अगर इनका विवाह होता है वाहक स्त्री से XCX, तब क्या होगा? XY XCX। अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XCX, अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XX, अगर ये इनसे मिलता तो XCY, अगर ये मिलता है तो XY। यानी ये बनेगी वाहक स्त्री, वाहक पुत्री, सामान्य पुत्री, रोगी पुत्र, सामान्य पुत्र। क्या लिख सकते हैं? अतः 50% पुत्रियां वाहक, 50% पुत्रियां सामान्य
व 50% पुत्र रोगी व 50% पुत्र सामान्य होंगे। ठीक है, बस इसको नोट कर लीजिए। अब आता है नेक्स्ट केस 4 में देखेंगे कि यदि सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से हो जाए तब क्या होगा। सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से हो तब, तो वर्णांध स्त्री के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर भी सॉरी ये क्या लिख दिया, यहां पर भी कलर ब्लाइंड का जीन होगा, वर्णांध होगी। ठीक है, XC XC यहाँ पर भी होगा, तो ये यहाँ पर भी होगा XC XC, और ये यहाँ पर भी होगा XC, यहाँ पर भी होगा XC। तब इसमें क्या होगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा। होगा क्या कि ये हो जाएंगी रोगी पुत्री, ये होगी वाहक पुत्री, ये होंगे रोगी पुत्र, ये होंगे रोगी पुत्र। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, अतः पुत्रियां 50% रोगी हो रही हैं, 50% पुत्रियां रोगी, 50% पुत्रियां वाहक व 50% पुत्र नहीं, 100% पुत्र, 100% पुत्र क्या होंगे, रोगी। 100% न लिख के हम क्या लिखते हैं, सभी पुत्र रोगी होंगे। ठीक है, अगर सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से होता है तब क्या होगा, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर X नहीं है, यहाँ पर XC नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ एक ही आएगा XC। ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है इसलिए हम इरेज ही कर दे रहे हैं। चेंज करना बड़ा कठिन हो जाता है। सीधे सीधे देखते हैं, सामान्य पुरुष है XY, इनका विवाह हो रहा है वर्णांध स्त्री से XC XC, वर्णांध हो गई। अब ये XY XC XC, अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XC X, अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XC X, अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XC Y, अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XC Y। यानी ये होंगे वाहक मादा और ये भी होंगे वाहक मादा, ये होंगे रोगी पुत्र। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पुत्रियाँ लिखना ज़्यादा सही होगा, सभी पुत्रियाँ वाहक व सभी पुत्र रोगी होंगे। और यही खास बात भी मैंने बताई थी कि इस रोग की वंशांगति माता से उनके पुत्र में होती है। देखिए माता है तो उनके सभी पुत्र क्या होंगे, रोगी होंगे, और नर है अगर वर्णांध तो उससे ट्रांसफर होता है पुत्री में रोग। ठीक है, बस ये हो गया केस 4। अब आता है केस 5। यानी यदि दोनों वर्णांध हैं, पुरुष भी वर्णांध और माता भी वर्णांध, तब देखेंगे कि उनकी संतानों में ये कैसे लक्षण जाता है। यानी यदि वर्णांध पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से हो तब वर्णांध पुरुष XCY, इनका विवाह वर्णांध स्त्री से XC क्या होगा, XCY क्या होगा, XC। अगर ये इससे मिलता है तो बनेगा XC, अगर ये इससे मिलता तो बनेगा XC, ये इससे मिलता तो बनेगा XCY, इससे मिलता तो बनेगा XCY। सभी पुत्रियां क्या होंगी, ये पुत्रियां है ना, XX है, सभी पुत्रियां क्या होंगी, रोगी,
और सभी पुत्र भी तो रोगी होंगे, तो कह देंगे सभी संतानें रोगी होंगी, रोगी होंगे। बस ये 5 कंडीशन थी जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे संतानों में इनकी वंशांगति हो सकती है। अब ये हो गया वर्णांधता के बारे में संपूर्ण बातें। अब आता है इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था, हीमोफीलिया। ये सब नोट कर लीजिएगा। अगला रोग है हीमोफीलिया, जिसका जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और वो भी अप्रभावी रूप से वंशांगत होता है। यानी यदि आपने वर्णांधता वाला पढ़ लिया है तो हीमोफीलिया भी वंशांगति उसी प्रकार होती है जैसे वर्णांधता का। तो नेक्स्ट आपका आखिरी ये टॉपिक है, आखिरी रोग हीमोफीलिया, इस अध्याय का आखिरी टॉपिक। छुट्टी मिला इस चैप्टर से, दिमाग खराब किया था इतने देर से, इतने दिन से। हीमोफीलिया, पहले तो ये जान लें कि इस रोग में होता क्या है। इस रोग में अगर जरा सा भी चोट लग जाए या जरा सा भी कट जाए तो वहाँ से रुधिर बहता रहता है। हम लोगों में क्या है, हम लोग सामान्य हैं, थोड़ा बहुत कटेगा तो 2-3 बार पट्टी उट्टी ना लगाओ तब भी वो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, रुधिर जम जाता है वहाँ पे और कुछ दिन बाद वो सही हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में जरा सा भी अगर कट जाता है तो वहाँ ब्लड जम नहीं पाता और इसी वजह से रक्त निकलता रहता है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ में आया हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया का मतलब रक्त का थक्का ना बनना, कहीं कटा ब्लड निकल रहा है तो निकल ही रहा है। हम लोग के अंदर क्या होता है, ब्लड जम जाता है वहाँ पे तो रास्ता बंद हो जाता है, ब्लड बाहर नहीं आ पाता। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित लोग में ब्लड जमता नहीं है, इसलिए बहता रहता है। अत्यधिक स्राव के कारण ऐसे व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। और इसकी भी वंशांगति सेम उसी तरीके से जैसे वर्णांधता। क्यों? क्योंकि यह भी क्या है, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, वाई सहलग्न है कि एक्स वाई सहलग्न है कि एक्स सहलग्न है, तो क्या होगा, एक्स सहलग्न। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है या एक्स सहलग्न प्रभावी रोग है, तो क्या बताएंगे, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। यानी इसका जीन क्या होता है, अप्रभावी प्रकार का, और वर्णांधता का भी अप्रभावी प्रकार का। यानी जैसे वर्णांधता की वंशांगति होती थी वैसे ही इसकी भी वंशांगति होगी। यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्स क्या होंगी, सामान्य मादा। लेकिन अगर इसका एक भी जीन आ गया एक्स एच, स्मॉल में ही लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अप्रभावी है। अगर एक एक्स जीन आया तो मादा क्या होंगी, वाहक, क्योंकि शर्त है कि अप्रभावी रोग तभी उत्पन्न होगा जब दोनों पर एच होगा, दोनों पर अप्रभावी जीन होगा। यदि एक पे है तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, वो मादा क्या कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। यदि दोनों पर अप्रभावी जीन है तो वो मादा रोगी हो जाएगी, रोगी मादा। यदि एक्स वाई है तो सामान्य नर। लेकिन यदि एक्स पर एच है तो वो रोगी नर। क्यों? क्योंकि नर में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और अगर एक ही एक्स गुणसूत्र पर उसका जीन उपस्थित है तो वो नर रोगी हो जाता है। इसकी भी वंशांगति सेम उसी प्रकार से होगी। केस फर्स्ट देखेंगे, यदि सामान्य, नहीं ऐसे लिखेंगे, यदि सामान्य लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सामान्य, यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो, वाहक स्त्री से हो, तब कर डालिए, सामान्य पुरुष हैं एक्स वाई, वाहक स्त्री हैं तो वाहक स्त्री के लिए एक्स एच एक्स। इनमें दो प्रकार का युग्मक बनेगा, एक्स और वाई प्रकार का। इनमें भी दो प्रकार का युग्मक बनेगा, एक एक्स एच प्रकार का और एक एक्स प्रकार का। यदि इससे मिलता है तो बनेगा एक्स एच एक्स, यदि इससे मिलता है तो बनेगा एक्स एक्स, यदि इससे मिलेगा तो बनेगा एक्स एच वाई, यदि इससे मिलेगा तो बनेगा एक्स वाई। यानी क्या होगा, ये मादा क्या होगी, वाहक, वाहक पुत्री, ये होंगे सामान्य पुत्री, सामान्य पुत्री, और ये होंगे रोगी पुत्र और ये होंगे सामान्य पुत्र। क्या लिख सकते हैं, अतः 50% पुत्रियां वाहक, 50% पुत्रियां
सामान्य व 50% पुत्र रोगी और 50% पुत्र सामान्य होंगे। क्लियर है? ये केस फर्स्ट हो गया। फिर देखेंगे केस सेकंड। इसको बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। हेडिंग डालेंगे हीमोफीलिया, लिखेंगे हीमोफीलिया भी एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है जिसका जीन अप्रभावी रूप से वंशांगत होता है और एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। लिखेंगे इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता, अतः छोटी सी भी चोट के कारण रक्त लगातार बहता रहता है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। लिखेंगे महारानी विक्टोरिया, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, महारानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी। तो लिखेंगे महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और महारानी विक्टोरिया स्वयं इस रोग की वाहक थी। वाहक, ऐसा कंडीशन था महारानी विक्टोरिया का। आगे लिखेंगे चूंकि यह भी एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है अतः इसकी वंशांगति वर्णांधता रोग की वंशांगति के ही समान होगी। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हीमोफीलिया के जीन का प्रभाव, सब ऐसे उतार लीजिए एक एक लाइन में। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट, ये लिखेंगे। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड, यदि सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से हो, हीमोफिलिक स्त्री से हो, तब क्या होगा? सामान्य पुरुष हैं यानी एक्स वाई, इनका विवाह हो रहा है हीमोफिलिक स्त्री से यानी एक्स एच एक्स एच, क्या होगा? एक्स वाई, क्या होगा? एक्स एच एक्स एच। यदि इससे मिलता बनेगा एक्स एच एक्स, यदि इससे मिलेगा बनेगा एक्स एच एक्स, यदि इससे मिलेगा बनेगा एक्स एच वाई, यदि इससे मिलता तो बनेगा एक्स एच वाई। ठीक है, यानी जितने भी नर हैं पुत्र क्या होंगे? रोगी। पुत्र क्या होंगे? रोगी होंगे। और पुत्रियां सभी क्या होंगी? वाहक होंगी। क्या लिख सकते हैं? सभी पुत्रियां वाहक और सभी पुत्र रोगी। ये हो गया केस सेकंड। अब आता है नेक्स्ट केस थर्ड। यदि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हो, तब हीमोफिलिक पुरुष हैं यानी एक्स एच वाई, इनका विवाह हो रहा है सामान्य स्त्री से यानी एक्स एक्स, क्या होगा? वाई है ये एक्स एक्स, इससे मिलेगा बनेगा एक्स एच एक्स, इससे मिलेगा बनेगा एक्स एच एक्स, इससे मिलेगा एक्स वाई, इससे मिलेगा एक्स वाई। यानी सभी नर सामान्य होंगे और सभी पुत्रियां क्या होंगी? पुत्रियां वाहक। सभी पुत्रियां वाहक, सभी पुत्र सामान्य। ठीक है, केस थर्ड हो गया। आइए जल्दी से देखते हैं केस फोर। यदि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो, यदि हीमोफिलिक पुत्र का विवाह वाहक स्त्री से हो, तब हीमोफिलिक पुत्र हैं, अरे यार पुरुष हैं, पुरुष एक्स वाई एक्स एच वाई उड़े, वाहक स्त्री हैं यानी एक्स एच एक्स। देखिए एक्स एच वाई एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स। मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा। ये है रोगी पुत्री और ये है वाहक पुत्री।
और ये है रोगी पुत्र, ये है सामान्य पुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50% पुत्रियां रोगी, 50% पुत्रियां वाहक, 50% पुत्र रोगी। ठीक है, और 50% पुत्र सामान्य। ये हो गया केस 4। आखिरी केस 5। केस 5, यदि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से हो तब क्या होगा? आइए देखते हैं। हीमोफिलिक पुरुष है यानी XHY, और हीमोफिलिक स्त्री यानी XHXH। क्या होगा? XHY XHXH। यदि ये इससे मिलते तो बनेगा XHXH, यदि ये इससे मिलता तो बनेगा XHXH, यदि इससे मिलेगा तो बनेगा XHY, इससे मिलेगा तो बनेगा XHY। कंप्लीटली क्या है? सभी संतानें रोगी होंगे। ठीक है, बस ये था ये अध्याय पूरी तरीके से समाप्त। उम्मीद है कि इस अध्याय में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, खूब अच्छे से टॉपिक को समझा है, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे। तो ये था अध्याय 5 पूरी तरीके से समाप्त। अब इसके आगे किस पे आएंगे? डिजिटल बोर्ड पे। आप लोगों का कमेंट बार बार आ रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि सर आपने कहा था डिजिटल बोर्ड पे आने का। क्योंकि हम ऐसे शहर में रहते हैं जो छोटा शहर है जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाएंगे तो वहाँ पर 10 दिन करीब लगेगा वहाँ से आने में उसके। तो अभी कम से कम 10 दिन तो मान के चलिए कि डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको 10 दिन इंतजार नहीं करना है। मैं तब तक, जब तक डिजिटल बोर्ड यहाँ आके सेट नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नीट से रिलेटेड। ठीक है, 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी तो मुझे जाना है तो वहाँ से आऊँगा तब। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीट 17 जुलाई को जो होनी है उसकी तैयारी ज़बरदस्त शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ आने दीजिए बोर्ड, उसके बाद देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा, आप थक जाओगे। अभी आपका काम क्या है? 11th का चैप्टर 1st, 2nd, 3rd एकदम पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद उसका टेस्ट लूँगा आपसे। नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपसे पूछूंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। चैप्टर समाप्त हो गया है। इस चैप्टर का अभी जो 2 दिन बचे हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा 2 दिन, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा पाऊंगा 2 दिन। तो अभी ये जो चैप्टर खत्म किए हैं इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। और नहीं करेंगे तो आप हमें धोखा नहीं देंगे, अपने आप को धोखा देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बस आज का टॉपिक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बोर्ड पे। तो आप तब तक जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।